तो टुडे वी विल डू ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में। कल जब हमने सॉफ्टवेयर्स पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि आपके पास दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी जो मेजर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज प्रोसेसर्स थे। ठीक है, अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है? इट इज बेसिकली देयर टू मैनेज एवरीथिंग इन द कंप्यूटर। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर में पूरी जो वर्किंग है, पूरे ऑपरेशंस हैं, दैट इज मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। कैन यू नेम अ फ्यू ऑपरेटिंग सिस्टम्स? अपना अपना बता दो, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग इन योर कंप्यूटर। सो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। सब विंडोज 11 वाले? गुड। सो विंडोज इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना? तो सबसे वाइडली एंड कॉमनली यूज जो है वो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आईओएस है, एंड्रॉयड है, मैकिंटोश है, लिनक्स है, यूनिक्स है। ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्हिच आर अवेलेबल टू मैनेज योर कंप्यूटर। फाइन, सो इट्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये तो इसकी डेफिनेशन होती है, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है कि आप हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट्स को यूज कर सको, चाहे वो आपका डिवाइसेस हो, चाहे वो आपकी स्क्रीन हो, चाहे कोई भी हार्डवेयर का पार्ट हो। सो दैट कैन बी यूज विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रॉडली क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रीन जो हमारे पास होती है, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है, जिसको CUI कहा जाता है। आपसे सिर्फ फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है पेपर में। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज द other type of interface we have. So we have character user interface, we have graphical user interface. Character user interface is called CUI, graphical user interface is called GUI. So character user interface, graphical user interface, right? Now in case of character user interface, what happens? यहाँ पर हमको सारी कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, हर चीज कैरेक्टर की फॉर्म में है। आपको जो भी कमांड, आपको मान लो एक फोल्डर क्रिएट करना है तो आप लिखोगे MK एंड देन फोल्डर का नाम, लेट्स से BCA। सो MK स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी, और फिर वो आपकी डायरेक्टरी बन जाएगी, या MKDIR BCA। ठीक है, सो बेसिकली यू हैव टू राइट डाउन कमांड फॉर एवरीथिंग। लेकिन ग्राफिकल में क्या करना होता है? राइट क्लिक किया, या कोई आइकन होगा उस पर क्लिक किया, उससे हमारा काम हो जाएगा। किसी मेन्यू में जाके किसी ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारा काम हो जाएगा। सो हर चीज यहाँ पर इमेजेस की फॉर्म में होती है। सो इमेजेस आर यूज्ड टू शो दी ऑप्शंस। तो इमेजेस की फॉर्म में आपको ऑप्शंस शो होती हैं, और उन इमेजेस पे क्लिक करके हम अपना काम कर सकते हैं। दैट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वो डिफरेंस है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में हमारे पास आता है यूनिक्स एंड डॉस। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो एक तरह से ये सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हमारे पास आया था, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड देन वी हैव यूनिक्स। ठीक है, और यहाँ पे जो है GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें आपके पास है विंडोज। ठीक है, विंडोज के बाद लिनक्स भी ग्राफिकल है, iOS भी ग्राफिकल है, एंड्रॉइड भी ग्राफिकल है। सो दीज आर योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। फिर आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो टर्म्स यूज होती है ना, वो पता होनी चाहिए। जैसे कि वी हैव डेस्कटॉप। व्हाट इज डेस्कटॉप? व्हाट इज डेस्कटॉप? The welcome screen which appears when we log into कंप्यूटर, है ना? जो सबसे पहली स्क्रीन आपके पास आती है जब आप कंप्यूटर पे लॉग इन करते हो, उसको क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड डेस्कटॉप, है ना? उसपे बहुत सारे आइकन्स होते हैं। उन आइकन्स पे क्लिक करके आप डायरेक्ट किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जा सकते हो। ठीक है, सबसे नीचे जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? टास्क बार। हाँ, कंप्यूटर पर सबसे फर्स्ट में जो स्क्रीन आती है तो उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है,
तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि व्हाट डू वी कॉल द स्क्रीन विच कम्स ऑन द लॉगिन, फिर नीचे ऑप्शंस दी होंगी, तो यू हैव टू चूज आउट ऑफ दैट। ठीक है, आइकन्स क्या होते हैं? व्हाट आर आइकन? These are the graphical objects which are used to represent an application on the screen. जैसे वर्ड का आइकन अलग होगा, ठीक है, एक्सेल का आइकन अलग होगा, आप कुछ और ओपन कर रहे हो उसका आइकन अलग होगा। सो वी हैव डिफरेंट आइकन्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो आप जब उस पर डबल क्लिक करते हो तो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है, आप उस पर राइट क्लिक करके उसकी और ऑप्शंस को चूज कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। सो आइकन्स आर द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट एन एप्लीकेशन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, फिर सबसे नीचे आपका टास्क बार होता है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए कि टास्क बार का मतलब क्या होता है, मेन्यू बार का मतलब क्या होता है। मेन्यू बार जिसमें हमारे पास ऊपर ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, जैसे फाइल मेन्यू हो गया, एडिट मेन्यू हो गया। सो वो हमारे मेन्यूज हो जाते हैं। ठीक है, टास्क बार नीचे जहां पर आपके पास लिखा आता है, विंडोज का साइन बना होता है और कौन कौन सी एप्लीकेशंस ओपन है, उन सबके नाम नीचे आ रहे होते हैं टास्क बार पे, और करंट डेट एंड टाइम आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे आ रहा है इंग्लिश इंडिया, फिर वाईफाई का साइन आ रहा है, फिर ऑडियो ऑन है या नहीं, बैटरी लेवल कितना है, टाइम और डेट आ रहा है। सो ये सब आपका टास्क बार में आता है। ठीक है, सो वी शुड नो इन पार्ट्स का क्या क्या मतलब होता है, दीज मीनिंग शुड बी नोन टू यू। ठीक है, सो डेस्कटॉप हो गया, आइकन्स हो गया, टास्क बार हो गया, मेन्यू बार हो गया, तो ये हर उस जगह पर होते हैं जो कि आपका GUI होता है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो ये बेसिक टर्म्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज कि वी हैव कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ there is one more category जिसमें हम कहते हैं कि we have single user operating system and we have multi user operating system. Now what do we mean by single user operating system and multi user operating system? अब एक से ज्यादा लोग तो यूज नहीं कर रहे होंगे ना उसको। ठीक है, तो सिंगल यूजर का मतलब है कि जिसपे एक ही एप्लीकेशन एक टाइम पे चल सकती है, जहां पर आपकी सिंगल एप्लीकेशन वर्क करती है एट अ टाइम। सो व्हेन ओनली सिंगल एप्लीकेशन वर्क्स एट अ टाइम इज सिंगल यूजर। एग्जांपल इज डॉस। अब जैसे विंडोज है, इसमें आपकी मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ चल सकती है ना। मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड भी खोला हुआ है, पीछे मेरा ब्राउजर भी ओपन है, आई कैन ओपन, मैंने ये साथ में जूम का ये भी ओपन किया हुआ है। सो आई हैव नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर ओपन हियर एट द सेम टाइम एंड दे आर वर्किंग एट द सेम टाइम। सो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका विंडोज, iOS, लिनक्स, ये सब एग्जाम्पल है इसके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। So that's how we deal with the definition of single user and multi-user. इसके अलावा आपको बहुत सारी और टर्म्स है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आती हैं, जो पता होनी चाहिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं इन डिटेल, तो उसमें देखो बहुत सारी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले आए थे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का मतलब क्या था? ये एक ऐसा सिस्टम है जो सीपीयू को एक एक जॉब करके असाइन नहीं करता, रादर इट मेक्स अ बैच। ठीक है, जब हमें प्रोसेसर को जॉब्स असाइन करनी होती हैं तो दो तरह की जॉब्स होती हैं, एक होती है इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब और एक होती है प्रोसेसर बाउंड जॉब। मतलब क्या है, किसी को पता है? एनी आइडियाज? इनपुट आउटपुट बाउंड जॉब नाम से ही पता चल रहा है जिसको ज्यादा इनपुट आउटपुट की जरूरत है, कैलकुलेशंस की जरूरत कम है। और प्रोसेसर बाउंड जॉब जो है उसमें कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस वगैरह ज्यादा होंगे, इनपुट आउटपुट कम इन्वॉल्व होगा। सो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल जॉब्स आर grouped together to form a batch and is then assigned to the processor. So it's always a good mix of input output and processor bound jobs, ताकि ना तो प्रोसेसर खाली रहे ना ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस खाली रहे, सो उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, उसे कहते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। देन कम्स मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये सबसे कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर सिस्टम में ये चीज होती ही होती है।
सो व्हाट डू वी मीन बाय मल्टी प्रोग्रामिंग? इसमें देखो, आपने काफी बार सुना होगा, जब आप एक नया फोन लेने जा रहे होते हो या एक नया लैपटॉप लेने जा रहे होते हो, तो हम कहते हैं कि रैम का साइज देख लेना, है ना। रैम बड़ी है तो स्पीड बड़ी अच्छी आएगी, रैम अगर बड़ी नहीं है तो स्पीड अच्छी नहीं आएगी। सो स्पीड तो सीपीयू पे डिपेंड करनी चाहिए ना, उसमें रैम का क्या रोल है? एनी आइडियाज? व्हाट इज द रोल ऑफ रैम towards the speed of execution of the processes? Because जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होना होता है, it has to stay in RAM. So whichever process needs to be executed, that has very good Udant. So जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है, that needs to be there in the RAM. तो जितने प्रोसेसेस रैम में एक साथ होंगे, उनको सीपीयू साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि रैम बड़ी होगी तो मल्टीपल जॉब्स एक साथ चलेंगी, हैंग नहीं होगा, क्योंकि स्विच कर सकता है वो इजीली बिटवीन द जॉब्स। अगर रैम छोटी होगी तो वो सारी जॉब्स को एक साथ तो नहीं रख सकता, फिर एक को लाने के लिए दूसरे को निकालना पड़ता है। इफ आई हैव टू गेट वन जॉब, आई हैव टू टेक आउट अनदर जॉब, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है, उस चीज को कहते हैं कंटेक्स्ट स्विच। कंटेक्स्ट स्विच का मतलब क्या है? एक जॉब को लेकर आना रैम में, एक को बाहर निकालना, क्योंकि जगह एक की है हमारे पास, ठीक है। सो वो तो चलो हैवी वर्ड है कंटेक्स्ट स्विच, पर अभी मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? कि एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल जॉब्स simultaneously by keeping them in RAM when processor। अब वो साइमल्टेनियसली देखो, एक्चुअल में प्रोसेसर कभी भी साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, है ना। एक इंसान एक टाइम पे एक ही काम करता है, या तो मैं इधर लिख रही हूँ या मैं आपकी चैट पढ़ रही हूँ, जो भी है, चाहे मैं वो एक नैनो सेकंड के लिए अपनी आंखें इधर उधर करूँ, बट आई एम स्विचिंग माई इंटरेस्ट, आई एम स्विचिंग माई एरिया जिसको मैं देख रही हूँ, है ना। सो ऐसे ही प्रोसेसर एक टाइम पे एक ही जॉब एग्जीक्यूट करता है, पर हमें लगता है कि साइमल्टेनियसली हो रहा है। क्यों? क्योंकि व्हेन प्रोसेसर सेंड्स अ जॉब फॉर इनपुट आउटपुट, इट टेक्स अनदर जॉब टू एग्जीक्यूट। तो वो खाली नहीं बैठता। जैसे ही उसके पास एक जॉब एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ी, तो एक प्रोग्राम चला गया इनपुट आउटपुट के लिए, तो प्रोसेसर दूसरे जॉब को उठा लेगा। फिर ऐसे ही जब वो जाएगा, फिर तीसरी को उठा लेगा, या वापस चला जाएगा पहले वाली को। और ये जॉब स्विच करने के लिए प्रोग्राम्स सीपीयू को एक स्पेशल सिग्नल भी भेज सकते हैं, जैसे हम इंटरप्ट कहते हैं। ये याद रखना वर्ड, ठीक है। सो इंटरप्ट इज द स्पेशल सिग्नल सेंड बाय द जॉब्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेनेवर दे नीड कि उनकी कोई रिक्वेस्ट हैंडल की जाए, ठीक है। सो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट जॉब्स एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ सीपीयू। अगर वो इनपुट आउटपुट के लिए जा रही है, तो वो दूसरी जॉब को उठा लेगा, वापस आएगी तो वापस उस पर चला जाएगा। सो हमें ऐसा लगेगा कि ये सारी की सारी जॉब्स साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं, बट एक्चुअली में साइमल्टेनियसली नहीं कर रही, एक्चुअली में ऐसे कर रही है। इसे कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर एक आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? व्हेन मोर देन वन processors are mounted. So when more than one processors are mounted on motherboard, ठीक है। आपने सुना होगा आजकल सिस्टम आते हैं डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर तक आ रहे हैं, कि आपके एक ही मदरबोर्ड पे एक से ज्यादा प्रोसेसर्स हैं। बट सिर्फ मदरबोर्ड पे प्रोसेसर लगाने से काम नहीं हो जाता ना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने उन प्रोसेसर्स को यूज करना है, ठीक है, सो इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, इट शुड बी दरवाजा इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दोज प्रोसेसर्स ऑल्सो, ठीक है। सो आपको क्या करना है? व्हेन वन मोर देन वन प्रोसेसर इज देयर, सो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसकी भी ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इतने कोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। सो मेरे पास अगर इतने सारे प्रोसेसर्स हैं और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं है कि उनसे काम कैसे लेना है, तो फिर उन प्रोसेसर्स का कोई फायदा ही नहीं होगा। सो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू बी प्रोग्राम्ड इन सच अ वे कि वो मल्टीपल प्रोसेसर्स को हाईएस्ट कैपेबिलिटी तक यूज कर सके, ताकि उनका प्रॉपर बेनिफिट हमें
मिल सके, ठीक है। दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। उसके बाद आते हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग में तो आपको इतना भी पूछ सकते हैं कि बताओ ऑक्टा कोर में कितने प्रोसेसर्स होंगे, क्वाड कोर में कितने प्रोसेसर्स होंगे। वन कोर इज वन प्रोसेसर। वो जो ब्लैक चिप होती है ना मदरबोर्ड के ऊपर, जो प्रोसेसर होता है, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का जो आपका मदरबोर्ड है उसके ऊपर देयर इज अ ब्लैक चिप विद सो मेनी पिन्स which is mounted on it. So they are multiple. Those black chips are multiple. ठीक है। सो मल्टीटास्किंग में क्या होता है, वन टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स जिसको हम सब टास्क कह सकते हैं। सो एक बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सो वन टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स दैट इज सब टास्क, एंड each task is assigned to different functional units which can work simultaneously. जैसे आपके पास प्रोसेसर तो एक ही है इसमें, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या है, अलग अलग यूनिट है। अलग अलग यूनिट लाइक मेरे पास यूनिट है जिसके अंदर मैं सिर्फ अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर रही हूँ, एक है जिसके अंदर सिर्फ कंपैरिजन हो रहे हैं, एक है जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग प्रोसेसिंग हो रही है। तो अगर मेरे एक प्रोग्राम के मल्टीपल पार्ट्स हैं तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एंड दोज पार्ट्स विल बी असाइन टू डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स, ताकि वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सके, ताकि आपके एग्जीक्यूशन फास्टर हो जाए। सो दैट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस चीज को मैनेज कर सकता है उसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देन वी हैव टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही प्रोसेसर है, मल्टीपल जॉब्स हैं, लेकिन वो यहाँ पर हर किसी को टाइम दे दे के करेगा। जैसे कि मान लो कि आप 5 लोग क्लास में आए और आपको सिर्फ डाउट्स पूछने हैं। अब आप में से पहले कौन पूछेगा? कुछ तो मुझे क्राइटेरिया रखना पड़ेगा ना कि मैं पहले किसके डाउट को आंसर करूंगी। सो आई मस्ट हैव सम क्राइटेरिया टू आंसर योर डाउट्स। सो टाइम शेयरिंग में क्या होगा, टाइम शेयरिंग में मैंने पहले एक को मैंने उदंत के डाउट सॉल्व किए 2 मिनट के लिए, फिर मैंने 2 मिनट दिए मनीष को, फिर मैंने 2 मिनट दिए स्वाति को, फिर मैंने 2 मिनट दिए दृष्टि को, फिर मैंने 2 मिनट दिए विशाल को, ठीक है, और फिर वापस मैं आ गई उदंत को सॉल्व करने के लिए, फिर मनीष। सो आई विल गो इन अ साइकिल जब तक आपके डाउट्स खत्म नहीं होते हैं। सो टाइम शेयरिंग में क्या है, अ फिक्स्ड टाइम क्वांटम is given. So a fixed time quantum is given to each job. So fixed time quantum is given to each job, and CPU switches from one job to another after the given time interval. उसे कहते हैं टाइम शेयरिंग। इसके लिए एक स्पेशल एल्गोरिदम यूज होता है कंप्यूटर्स में जो कि ये काम करता है, उसे कहा जाता है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। अभी एल्गोरिथम्स के बारे में बताऊंगी आपको, बट टाइम शेयरिंग का स्पेशल एल्गोरिथम है, उसका नाम है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। देन वी हैव रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर जो टाइम के बेसिस पे काम करते हैं, कि मतलब इतने बजे ये काम होना है। जैसे आप टिकट बुक करते हो, आता है ना कि ओनली फ्यू लेफ्ट, तो जिसने पहले क्लिक कर दिया उसकी पहले बुक हो जाएगी। या जो आपकी इंडस्ट्री में वो यूज होती हैं मशीन्स, कि आपके पास मान लो कोको कोला की बॉटल्स फिल करनी है, तो एक पर्टिकुलर टाइम है उसी इंस्टेंस पे, खैर उसमें सेंसर्स भी लगे होते हैं कि उसी टाइम और उसी सेंसर के उस पे बॉटल में आपके पास जाएगा, ठीक है, उतनी डिस्टेंस के बाद वो मूव करेंगे। वेदर फोरकास्टिंग, तत्काल, टिकट बुकिंग, ये सब हो गया, ठीक है। कुछ सेंसर बेस्ड होता है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड होता है। सो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हेन द टाइम इज वेरी क्रूशियल, मतलब जिस टाइम पे क्लिक हुआ है उसी टाइम पे काम होना चाहिए, तो वो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, ठीक है। देन नेटवर्किंग के लिए आपके पास अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं।
जब आपको कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म करने होते हैं तो वी हैव सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर दैट। फिर हमारे पास हैंड हेल्ड डिवाइसेस के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलग होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का तो है ही ऑपरेटिंग सिस्टम, पर हमारा जो आईपैड वगैरह होते हैं, टैब्स जिन्हें हम कहते हैं, देन वी हैव आवर फोन्स। तो फोन्स में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। तो ये जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका फोन हो गया, टैबलेट हो गया, डिजिटाइजर हो गया, इनके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, हाँ, एटीएम का वहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ताकि उसी टाइम डेटाबेस में आपका बैलेंस अपडेट भी हो जाए। सो ये सारे हमारे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इस पे किसी भी तरह का एमसीक्यू बन सकता है, वो तो मैं आपको अभी प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस या इसके मेजर टास्क क्या है। ठीक है, सो इसके सबसे बड़ा मैनेजमेंट है प्रोसेस मैनेजमेंट, या जैसे हम कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। कौन सी जॉब कब एग्जीक्यूट होगी। माइक्रो प्रोसेसर्स बेटा, एम्बेडेड चिप्स तो होती हैं आपके एसी में, आपकी वॉच में। ठीक है, जहां पर उसको सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होता है। एम्बेडेड चिप का काम होता है कि वो एक स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड टास्क को परफॉर्म करे। ठीक है, सो प्रोसेस शेड्यूलिंग मतलब सीपीयू को कब कौन सी जॉब अलॉट होगी, वो किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। देन फाइल मैनेजमेंट, कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल क्रिएट हुई है, कौन सी ड्राइव में सेव हो रही है, दैट इज ऑल फाइल मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, आपकी रैम में कहाँ पे क्या स्टोर्ड है, कब रैम में कोई चीज आएगी, कब उसको रैम से हम निकालेंगे, वो आपके पास रैम में आ जाता है। ठीक है, देन यू हैव डिस्क मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में होता है कि फाइल की प्रॉपर्टी स्टोर करना, कि फाइल रीड ओनली है, टेक्स्ट फाइल है, क्या है। डिस्क मैनेजमेंट इज मैनेजिंग योर हार्ड डिस्क। ठीक है, तो उसमें कौन से बैड सेक्टर्स हैं, कंप्रेशन की जरूरत है या नहीं, फ्रेगमेंटेशन है या नहीं। कंप्रेशन मतलब डेटा का साइज छोटा करना ताकि कम जगह ले। और फ्रेगमेंटेशन होता है कि आपके पास मेमोरी के चंक्स हैं, ठीक है, बीच बीच में है और बीच बीच में काफी खाली जगह है, तो हम ये नहीं चाहते कि खाली जगह रहे, तो आप सारा भरा हुआ एक साइड कर देते हो, सारा खाली एक साइड कर देते हो। उसे डीफ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन होता है हैविंग एम्प्टी ब्लॉक्स इन बिटवीन, एंड डीफ्रेगमेंटेशन इज कि एम्प्टी ब्लॉक्स को सब एक तरफ कर दिया, भरे हुए को सारा एक तरफ कर दिया। सो दैट इज योर डिस्क मैनेजमेंट। सो प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, फाइल हो गया, मेमोरी हो गया, डिस्क मैनेजमेंट हो गया। देन आपके पास सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी हो गया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मैनेजमेंट। सो ये जो भी चीज आपके कंप्यूटर में है उस सबको मैनेज करना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, सो एवरी मेजर टास्क बीइंग डन इन योर कंप्यूटर इज मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लास्ट थिंग विच यू मस्ट नो अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज कि जो प्रोसेस शेड्यूलिंग हम करते हैं, जो जॉब शेड्यूलिंग हम करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं इससे कुछ पूछा जाएगा, बट हाँ, बेसिक एल्गोरिथम के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एक है एफसीएफएस। एफसीएफएस स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, है ना। जो सबसे पहले आया है उसको सबसे पहले सर्व होगा, उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, दैट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसको कितना भी टाइम लगे, दैट डज नॉट मैटर। देन वी हैव एसजेएफ। एसजेएफ इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। नाम से ही पता चल रहा है, जिस जॉब को एग्जीक्यूट होने में सबसे कम टाइम लगता है उसको हम पहले एग्जीक्यूट कर देंगे ताकि दूसरों को ज्यादा वेट ना करना पड़े। सो इससे वेटिंग टाइम कम हो जाता है। तो जो जॉब छोटी है, जो जल्दी एग्जीक्यूट हो सकती है, उसको पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं ताकि बड़ी जॉब्स बाद में आराम से होती रहे। लेकिन अगर देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में पहले ही बहुत बड़ी जॉब आ गई, तो बाद के चाहे छोटे छोटे हैं, बट दे हैव टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, फिर एक होता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है कि हर जॉब को एक प्रायोरिटी दे दी जाती है कि भाई कितनी इंपॉर्टेंट है वो। वन का मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू मतलब उससे कम, थ्री मतलब उससे कम, एंड सो ऑन। तो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है उसको सबसे पहले प्रोसेसर आपका एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर उसके बाद उससे कम प्रायोरिटी वाला, फिर उससे कम प्रायोरिटी वाला। फिर आपके पास है राउंड रॉबिन, जो भी बताया, टाइम शेयरिंग वाला। ठीक है, जिसमें एक टाइम क्वांटम फिक्स्ड होता है और उतने टाइम के हिसाब से वो एक एक जॉब को एग्जीक्यूट
करता जाता है, ठीक है। सो ये कुछ मेजर प्रोसेस शेड्यूलिंग टेक्निक्स हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सीपीयू की स्पीड किसमें मेजर होती है, किसमें मेजर होती है, हाउ डू यू मेजर सीपीयू स्पीड? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, हाँ वो भी होता है, मतलब वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ोगे तब फिर भी यूजफुल है, बट इफ यू कैन रिमेंबर द फुल फॉर्म यू कैन डू इट। एसआरटीएफ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, उसमें ये होता है कि जिस जॉब का सबसे कम टाइम बचा है एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं। हर्ट्स में होता है। जब देखो इक्वल प्रायोरिटी होगी उदाहरण, तो उसमें जो पहले आया होगा उसको पहले कर देंगे ना। सो उसमें नॉर्मली यही होता है कि एक के साथ फिर दूसरा लग जाता है कि अगर प्रायोरिटी सेम है तो विच एवर केम फर्स्ट विल एग्जीक्यूट दैट। अब आप कहोगे कि मैम अगर सेम टाइम पे आए हैं फिर क्या होगा, प्रायोरिटी भी सेम है, आए भी सेम टाइम पे हैं, तो फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लग जाएगा। दैट वुड बी अ हायरार्की ऑफ एल्गोरिथम्स ऑन दैट। हर्ट्स, यस, वेरी गुड। सो ये कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि जैसे एक होता है टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम इज टाइम टेकन फॉर अ जॉब, that is a process, to complete from the point of submission to the point of completion. हाँ, जो सबसे बड़ी यूनिट होगी वो चूज करोगे, ठीक है। सो टर्न अराउंड टाइम क्या है? टाइम टेकन फॉर अ जॉब टू कंप्लीट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सबमिशन टू द पॉइंट ऑफ कंप्लीशन, कि जब हमने सबमिट करी और जब वो कंप्लीट हुई, ठीक है, उसमें कितना टाइम लगा, वो टर्न अराउंड टाइम होता है। वेटिंग टाइम भी इंक्लूडेड होगा, सब कुछ इंक्लूडेड होता है इसमें। वेरी गुड हर्षिता। रिस्पॉन्स टाइम होता है टाइम टेकन फॉर अ जॉब टू गिव first response to the user from the time of submission. Then we have waiting time. जितने टाइम आपका प्रोसेस क्यू में खाली पड़ा रहा, so time spent in the queue waiting for the processor. इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम। तो जितना टाइम उसको एग्जीक्यूट होने में लगा उसको माइनस कर दो टोटल टर्न अराउंड टाइम में से, तो मतलब बाकी का टाइम वो वेट ही कर रहा था। सो दैट विल बी दी वेटिंग टाइम। एक टर्म होती है थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 1 सेकेंड में या 5 सेकेंड में। सो थ्रूपुट, थ्रूपुट मतलब नंबर ऑफ जॉब्स एग्जीक्यूटेड इन अ टाइम यूनिट। वेरी गुड राघव, ठीक है। चलो एक लास्ट चीज और पता होनी चाहिए हमें इसके बारे में, वो है द टर्म डेडलॉक। कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम एक टर्म यूज करते हैं डेडलॉक। सो एनी आइडिया व्हाट डेडलॉक कैन बी? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है जॉब्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, एज वेल एज उनको रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए, मतलब कौन सा डिवाइस किस प्रोसेस को मिलेगा, ठीक है, वो सब मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। पर ये रिसोर्स मैनेजमेंट करते करते हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसको हम डेडलॉक कहते हैं। अब वो डेडलॉक सिचुएशन है क्या? देखो, आपके पास एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2। इसने ना डिवाइस 1 रखा हुआ है और डिवाइस 3 अपने पास रखा हुआ है, इसके पास डिवाइस 2 है। टास्क बहुत ज्यादा हो जाना जो ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल ही ना पाए। सो कुछ ऐसा सिनारियो है, ठीक है। अब ये P1 क्या कह रहा है? P1 रिक्वेस्ट फॉर D2 एंड P2 रिक्वेस्ट फॉर
D1। लेकिन ये वो ढीठ वाले बच्चे हैं जो कहते नहीं कि मैं तो यही वाला खिलौना तब दूंगा जब मुझे पहले वो वाला खिलौना मिलेगा। अब ये जो P1 है ये कह रहा है कि मैं D1 को तब छोड़ूंगा जब मेरे को D2 मिलेगा, और P2 कह रहा है कि मैं D2 को तब छोड़ूंगा जब मुझे D1 मिलेगा। अब दोनों में से कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक वो छोड़ेंगे नहीं दूसरे को मिलेगा कैसे? राइट। सो जब तक वो उसको रिलीज नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे को असाइन ही नहीं कर सकते। एंड दे आर स्टक इन अ सिचुएशन कि ना तो वो छोड़ेंगे ना दूसरे को मिलेगा। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक। ठीक है, सो डेडलॉक इज व्हेन द रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्सेज इज सो मच is high and conflicts with each other in such a way that no request can be served. तो हम किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व कर ही नहीं सकते। तो वो सिचुएशन डेडलॉक हो जाते हैं कि ऐसी रिक्वेस्ट हो गई जिनको पूरा किया ही नहीं जा सकता, वी कैन नॉट कंप्लीट इट। ठीक है, बिकॉज वो साइकिल के अंदर है। तो जब वो साइकिल के अंदर आ जाए और उनकी जो प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर ही ना पाए, उस चीज को हम डेडलॉक कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। इज दैट क्लियर? बस आपको टर्म याद रखनी है कि डेडलॉक का मतलब है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम का चक्का जाम हो जाए। कंटेक्स्ट स्विच मनीष, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन को चेंज करने को कंटेक्स्ट स्विच कहते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, वो डिसाइड करता है कि जो आपके पास प्रोसेसर की क्यू है उसमें से कौन सी जॉब प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगी। एक हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर भी होता है जो कि हार्ड डिस्क से प्रोसेसर्स प्रोसेसर्स को सिलेक्ट करके रैम में लेकर आता है कि कौन सी जॉब्स हमें एग्जीक्यूट करनी है। तो उसका काम जो है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है, बट सीपीयू के साथ जो डील करता है वो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है। एनी डाउट्स? सो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ क्या काफी सारे टर्म्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रिलेटेड है। इतने सारे टर्म्स याद करोगे तो शायद इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएं, बट वो 2 क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर देंगे आफ्टर ऑल वो आपको। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसलिए पढ़ना तो आपको सारा है, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें से। तो जो जो चीजें हमने की हैं उन सब के नाम और पर्पस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सो दैट इज अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कल हम करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स और कल शाम को आपका क्विज भी होगा। अभी कोई डाउट है तो बताओ। एम्बेडेड चिप्स होते हैं निखिल, जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं। आजकल सारे डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर से कनेक्टेड हो जाते हैं, वाईफाई के साथ भी। ठीक है, तो जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, आपकी एसी है, सब में एक एम्बेडेड चिप होता है जिसका एक रोल होता है, जैसे उसका टाइमर मैनेज करना, टेम्परेचर मैनेज करना, है ना। वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, उसमें कितनी सारी सेटिंग्स आती हैं। इस तरह के कपड़ों के लिए ये बटन दबाओ, इस तरह के लिए वालों के लिए ये दबाओ। सबकी अपनी अपनी सेटिंग है कि आप कौन सा चूज कर रहे हो। वैसे ही माइक्रोवेव में भी आपके पास ऑलरेडी बनी हुई रेसिपीज आती हैं, आप वो सिलेक्ट करोगे, अकॉर्डिंगली वो सब कुछ सेट कर देता है, टेम्परेचर, टाइम, सब कुछ। तो वो आपका एम्बेडेड चिप है जो स्पेसिफिकली उस तरह के कंप्यूटर या उस तरह के कंप्यूटर तो नहीं कहेंगे पर उस तरह के डिवाइस के लिए बना है, और उसी डिवाइस का वो यूज हो सकता है, वहीं पे यूज हो सकता है, उसका कोई और पर्पस नहीं है। सो एम्बेडेड चिप इज विच इज पार्ट ऑफ अ डिवाइस एंड इट इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। उदंत, आप अभी कॉल कर सकते हो यहाँ पे, जस्ट रेज योर हैंड, बताओ क्या पूछना है। राइट, और किसी को कोई डाउट है? निखिल, समझ आया आपको? If any one of you have doubts and you want to ask, you can raise your hand, then you'll get into an audio call and you can ask me the doubts. हाँ मनीष, डेडलॉक का मतलब हैंग।
जीके का बेटा कंटेंट सेक्शन में पीडीएफ्स हैं ऑलरेडी, आप वहां से पढ़ने शुरू कर सकते हो। क्विज कल हम कर ही रहे हैं एक जीके का शाम को। कल शाम को वी हैव अ क्विज फॉर जीके। अभी आप कंटेंट में जाओगे तो उसमें आपको जीके के क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी। यू कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर। इंग्लिश की भी होगी, जीके की भी होगी। ठीक है, कल दो क्विज होंगे आपके। एक क्विज होगा 30 क्वेश्चंस का कंप्यूटर्स का। राइट राघव? मनीष, एक बार सीनियर से पूछ के बताते हैं। मुझे याद दिला देना व्हाट्सएप पे एक बार। हाँ, मैं क्या बता रही थी, कल दो क्विज होंगे। एक आपका क्विज होगा कंप्यूटर अवेयरनेस का, 30 क्वेश्चंस का। और दूसरा क्विज होगा 30 क्वेश्चंस का, जिसमें जीके और इंग्लिश मिक्स होंगे। हाँ बेटा, आईपीयू की ही मिलेगी। आईपीयू के एफिलेटेड कॉलेज में आपकी एडमिशन होगी। फिर जब आप वहां से बीसीए करोगे तो आपको डिग्री आईपीयू की मिलेगी। ठीक है। क्विज का टाइम इवनिंग 4:30। 4:30 इवनिंग में। क्लास का टाइम सुबह सेम ही है, 11:30। क्विज विल बी 4:30। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।